बहुत दुविधा थी, अपनी किस्मत को लेकर रोते या एम्बापे को लाने का सपना देखते। फिर हमने सोचा हटाओ यार, सऊदी को फोकस करते हैं। हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय साइनिंग इन। और यार मुझे रियल मैड्रिड की किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी किस्मत इतनी चूतिया हो सकती है। मतलब तुम सोचो यार, सीजन शुरू होने में एक दिन बाकी है, मतलब कल से सीजन शुरू हो गया हमारा। तो ऐसे में एम्बापे को लाने का इतना बड़ा सपना जो अपन संजो कर रखे हुए थे, वो इतनी खूबसूरती से टूटा है ना कि कोई शब्द ही नहीं उसको बयां कर सकती है भाई। मतलब इतनी बुरी किस्मत है कि हमारा मेन गोलकीपर मैच शुरू होने के, सीजन शुरू होने के एक दिन पहले भैया इंजर्ड हो जाता है। थिबो कोर्तुआ इंजर्ड हो गया और ऑलमोस्ट पूरे सीजन के लिए बाहर है, बिकॉज उसका एसीएल इंजर्ड है। एसीएल तुम एक लिगामेंट कह सकते हो तुम्हारे घुटने के पीछे, वो लिगामेंट उसका ब्रेक रप्चर हो चुका है। और थिबो कोर्तुआ भैया हमारे अगले साल अप्रैल मई तक के लिए निकल ली है भाई। कोई भी टीम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करती है ऑफ कोर्स कि आपका जो मेन गोलकीपर है वो सीजन शुरू होने के एक दिन पहले निकल ले। लेकिन अब रियल मैड्रिड की किस्मत इतनी खराब है कि हमारे साथ अब ये चीज हो चुकी है। तो ऐसे में रियल मैड्रिड कल देर रात निकल ली मार्केट में ढूंढने के लिए कि अब हमारे लिए स्पेसिफिक गोलकीपर कौन सा हो सकता है इस सीजन के लिए। और ऑप्शन भी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है भाई, और बहुत तगड़े ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है। मतलब एक तो केपा अवेलेबल है क्योंकि बायर्न म्यूनिक ने ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हें बताया था कि चेल्सी से कंसल्ट कराया फॉर एक सीजन लोन। दूसरा जो अवेलेबल ऑप्शन था वो था बोनो, और बोनो का तुम्हें ऑलरेडी पता है सेविया ने बेचने की लिस्ट में रख रखा था, बट बोनो को कोई खरीदने वाला अभी था नहीं। तीसरा ऑप्शन था जो कि मेरा पर्सनल, मतलब तुम कह सकते हो हॉन्टिंग द पास वाला डिसीजन था, वो था डेविड डेया का। और भाई डेविड डेया की ऑप्शन मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, डेविड डेया अभी एज अ फ्री कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और डेविड डेया का ऑप्शन रियल मैड्रिड को साइन करने के लिए आ गया कि रियल मैड्रिड अब डेविड डेया के पीछे जा रही है। और मेरा वैसा था कि भैया गया सीजन, थोड़ा बहुत भी बचाने का था और पूरा ही गया भाई सीजन। खैर इस पर बात करेंगे। बट चौथा जो ऑप्शन था वो था केलर नवाज का कि भैया अब हमारे पुराने लेजेंड को एक सीजन के लिए वापस लेकर आओ इस क्लब में। गेस व्हाट, रियल मैड्रिड ने क्या चुना? अभी चुना नहीं है, बट ऑप्शंस अभी क्या क्या है रियल मैड्रिड के हाथ में। तो रियल मैड्रिड दो ही तीन ऑप्शन पर चल रही है। सबसे पहले तो तुम बोनो की बात कर लो। सेविया ने कल ऑप्शन अपना बताया कि वो बोनो को बेच सकते हैं 15 मिलियन प्लस एड ऑन्स में। मतलब तुम आसपास कह सकते हो कि 20 मिलियन का टोटल रोकड़ा अमाउंट जाएगा, सेविया मांगेगी बोनो के लिए। तो नॉट अ बैड डील। बोनो एक अच्छा गोलकीपर है, और थिबो कोर्तुआ को तो ऑफ कोर्स रिप्लेस नहीं कर सकता है कोई भी, बिकॉज कोर्तुआ इज कोर्तुआ भाई। अभी यूरोप में अगर सबसे बेस्ट गोलकीपर है तो मेरे हिसाब से तो वो थिबो कोर्तुआ है भाई। मोस्ट अंडररेटेड बट मोस्ट एफिशिएंट गोलकीपर। और उसके वजह से रियल मैड्रिड, मतलब तुम कह सकते हो 40 से 50% मैच तो हम लोग थिबो कोर्तुआ की वजह से ही बचा लेते हैं, नहीं तो वो भी जाता है अपने हाथ से। खैर उसको तो रिप्लेस करने वाला कोई है नहीं, बट हाँ बोनो अपने पास एक ऑप्शन है जो कि 20 मिलियन के अंदर मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन अपने पास केपा अरिजाबलागा का है, और वो डेफिनेटली एक सीजन लोन के लिए चेल्सी दे सकती है हमें। तीसरा ऑप्शन जो मैं कभी कंसिडर नहीं करूंगा वो है डेविड डेया का। अब डेविड डेया का तुम खुद समझो कि क्यों रियल मैड्रिड को साइन नहीं करना चाहिए डेविड डेया को। देखो डेविड डेया का मुझे पता है कि भैया उसका रिफ्लेक्सेस इतना तगड़ा है, इतने तगड़े वो शॉट्स ब्रेक कर सकता है कि वो बंदा कुछ भी आके मिट्टी और रोक दे। मुझे समझ में आ रही है वो चीज, लेकिन अपनी जो प्लेइंग स्टाइल है, जो ला लीगा की प्लेइंग स्टाइल है, उसमें वो फिट ही नहीं बैठेगा यार। ला लीगा में रियल मैड्रिड को काउंटर अटैक करने वाला एक बार्सिलोना को छोड़कर कोई है ही नहीं। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, सारे पीछे खड़े रहते हैं अपने बॉक्स में, अपने जो बस ट्रक लोरी सब लगा के खड़े रहते हैं पीछे। 90 मिनट के गेम में 80 मिनट तो हम ही उन पर चढ़े रहते हैं। ऐसे में डेविड डेया पीछे अकेला खड़ा होकर क्या झाल बजाएगा, क्या करेगा? वो बॉक्स से बाहर निकलता नहीं है बंदा। बॉक्स से बाहर निकलेगा उसकी एक्यूरेसी घट जाती है। वैसा प्लेयर, वैसा गोलकीपर का अपन करेंगे क्या जो पीछे से बिल्डअप में हेल्प ना करे और अपने ही बॉक्स में खड़ा रहे? अपने बॉक्स में अकेला खड़ा रह के गोटी खेलेगा, क्या करेगा? वो कार्लो एंचेलोती से नजर मिलाएगा, कार्लो एंचेलोती उससे नजर मिलाएगा, दोनों आपस में ही खेलते रहेंगे यही। तो इसलिए डेविड डे अपने लिए फिट नहीं बैठेगा इस ला लीगा के गेम स्टाइल में। अब बचता है दो ऑप्शन अपने पास, बोनो और केपा अरिजाबलागा। अब दोनों में से जो आ जाए भैया, जिसको ले आना है ले आओ, क्योंकि देखो आंद्रे लुलिन से पूरा सीजन नहीं संभालने
वाला है, रियलिटी है। और ऐसे में एक तगड़ा गोलकीपर, फर्स्ट रेट गोलकीपर हमें चाहिए। तो या तो बोनो को लेकर आओ या तो केपा को लेकर आओ एक सीजन के लिए। रियल मैड्रिड प्लीज एम्बापे का मुद्दा छोड़ो, हटाओ, साइड करो, पहले गोलकीपर का मुद्दा संभालना ज्यादा जरूरी है। खैर, इसी के साथ अपन आते हैं इसके सेकंड अपडेट पर, जो कि है हैरी केन को लेकर। और भाई यार हैरी केन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है अपने फ्यूचर को लेकर। देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि स्पर्स और बायर्न म्यूनिख के बीच में क्या चल रहा था, बट कल ऐसे न्यूज आती है कि बायर्न म्यूनिख ने 110 मिलियन की जो बिड है, वो 100 मिलियन की बिड पहले उन्होंने डाली थी, फिर उसे बढ़ाकर उन्होंने 110 मिलियन कर दिया, और स्पर्स ने वो 110 मिलियन की जो बिड थी उसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड द थिंग इज, अब सीधा सीधा चीज वो हैरी केन पे आ जाती है कि हैरी केन अब डिसीजन लेता है बायर्न म्यूनिख में जाने का और नहीं लेता है। और भैया तुम्हें पता है रियलिटी भी मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अगर रहता ना हैरी केन का कंसल्टेंट, मैं उसे बस एक ही चीज बोलता कि जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जिता दे बायर्न म्यूनिख को बुंडेसलीगा 12वीं बार। भाई इन लाइन 12वीं बार जितवा दे उन्हें, डीएफबी पोकल उन्हें जितवा दे, जा चैंपियंस लीग जितवा दे उन्हें। इस सीजन 2020 से वो चैंपियंस लीग नहीं जीते भाई, चैंपियंस लीग जितवा दे उन्हें। जा बैलन डोर का जीतने का जो चांस है तेरा वो बढ़ जाएगा, जा सिल्वरवेयर जीत भाई। क्या है टॉटनहम में यार, लप्पू सी तो स्पर्स है, प्रीमियर लीग, एफए कप, ईएफएल कप इनसे जीता जावे ना, चैंपियंस लीग में क्वालिफाई ये होवे ना, खड़े रहे बैठे रहते हैं यार, हर सीजन झाड़ बजाते रहते हैं छठे स्थान पे। क्या है इनमें यार, जा बायर्न अपनी जिंदगी जी ले भाई, अपनी जो लाइफ है ना उसमें सिल्वरवेयर ऐड कर ले, तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि हैरी केन को सिल्वरवेयर जीतना दुनिया का बहुत बड़ा क्राइसिस है भाई, उसे जिताओ सिल्वरवेयर, तभी ये दुनिया पीसफुली जी पाएगी। अब हैरी केन का तो डिसीजन अभी तक आया नहीं है, बट हैरी केन बहुत ज्यादा ही प्रोन है बायर्न म्यूनिख ज्वाइन करने पे, और मेरे हिसाब से उसने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी डिसीजन लेनी है जब वो बायर्न म्यूनिख को ज्वाइन करेगा स्पर्स छोड़कर। खैर, तुम्हें क्या लगता है हैरी केन अपना गधा जन्म कब छुड़ाएगा अपना सबसे पहला सिल्वरवेयर जीतकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, आते हैं तीसरे मुद्दे पर, जो कि एम्बापे को लेकर। और यार पीएसजी बहुत चूतिया क्लब है भाई, मुझे पता है, मैंने बहुत फ्लुएंट लेकर आया और यहां पर मैं रुक कर ये चीज बोला है भाई, मार्क कर लो, ये क्लब मेरे सर के पार जा रही है, मतलब बहुत दूर जा चुकी है ये क्लब, मेरे पहुंच से तो बहुत दूर जा चुकी है ये क्लब। मतलब तुम सोचो कि एम्बापे को इन्होंने लीग उनके जो अपनी स्क्वाड से उससे निकाल दिया, जो उनके कप कंपटीशन की स्क्वाड थी उससे निकाल दिया, सब समझ में आता है। लेटर फिर किस नाम का दिया है आपने? लेक्विप ने कल रिपोर्ट करी है कि नसर अल खिलाफी ने स्पेशली एम्बापे को एक लेटर भेजा है जिसमें उसने कहा है कि अगर तुम एज अ फ्री एजेंट छोड़कर जाते हो पीएसजी को, तो पीएसजी में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो एकेडमी से आए होंगे, उनको हम लोग प्रमोट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें हमें बेचना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें हमें अपनी जो संस्था है उससे निकालना पड़ेगा। भाई ये कौन लेवल का विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? मतलब एम्बापे पर लाद दो कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती के कारण इतने लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये कहां की सेंस बना रही है पीएसजी? और दूसरा चीज कि एम्बापे को क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, वो अपना खेलना चाहता है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर रहा है। यार तुमने कॉन्ट्रैक्ट उसको कितने दिन का दे रखा था? 2024 का दे रखा था। 2024 में तुमने क्लियरली मेंशन करा था कि 2024 में एम्बापे एज अ फ्री एजेंट छोड़कर जा सकता है। अब वो जाना चाहता है 2024 में, तो तुम क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हुए? और ये विक्टिम कार्ड खेलने का अलग ड्रामा तुमने लगा रखा है कि मतलब लेटर दे दिया कि उसकी गलती होगी जिसके कारण इतने लोग अपना जॉब छोड़ेंगे। ये कहां की सेंस बना रही है पीएसजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और लिटरली अभी मतलब समझो कि बहुत ज्यादा चिढ़ बढ़ रहा है मुझे इस क्लब से कि इतनी चूतिया क्लब है कि इसे समझ में भी नहीं आ रहा है इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। और मेरे हिसाब से एम्बापे सही कर रहा है भाई, कर तू, मतलब इनको तड़पा है ऐसे ही जैसा इन्होंने पिछले सीजन करा है ना तेरे साथ, तड़पा है इनको वैसे ही। इनको जरूरी है, पीएसजी को जरूरी है भाई अपनी इनकी जो सो कॉल्ड ईगो है उसे तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तुम तो देख ही रहे कि कितने दिन लुइस एनरिके इनका बात मानकर एम्बापे को बाहर बैठाता है। भाई वो लुइस एनरिके नाच नचवा देगा तुम्हें पूरा सीजन भाई, वो एम्बापे को अगर खिलाना चाहेगा ना खिला देगा, तुम झांटे नहीं कुछ खाड़ पाओगे। खैर ये ड्रामा थमा नहीं था कि पीएसजी ने एक और ड्रामा रच दिया है नेमार के नाम का। समझो कि नेमार छोड़ना चाहता था, उसने फरवरी के महीने में कह दिया था कि भाई मुझे पीएसजी में मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे छोड़ना है पीएसजी को। उसने ये चीज पहले ही कंफर्म कर दी थी, बट नहीं, अटके रहे लटके रहे लेके भाई साहब उन्हें। और भैया
उसने जनवरी ट्रांसफर विंडो में मुझे याद है कि नेमार ने बोला था कि मुझे लोन पर डाल दो एक सीजन के लिए, बट नहीं, वही कहानी हुई कि नेमार अभी भी पीएसजी में रुका ही रह गया और भैया हमारे इंजर्ड हो लिए, हमारे जो प्रिंस चार्मिंग थे वो 3-4 महीने के लिए इंजर्ड होकर निकल लिए। अब कहानी यहां अटकी कि पीएसजी अब नेमार को निकालना चाहती है एज पर आरएमसी स्पोर्ट, और नेमार छोड़ना चाहता है पीएसजी को एज पर ले इक्विप। अब जो फ्रेंच मीडिया है उनके बीच अलग ही सिविल वॉर चल रहा है इस चीज को लेकर कि कौन पहले छोड़ना चाहता है। और इंटरेस्टिंग बात ये देखना कि नेमार के फादर ने ये इंटरव्यू दिया था ले इक्विप को कि नेमार के दिमाग में अभी पीएसजी छोड़ना नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात कि 24 घंटा पूरा भी नहीं हुआ, 24 घंटे के अंदर ही पीएसजी नेमार को निकालना चाहती है और नेमार पीएसजी को छोड़ना चाहता है। ये चीज बिल्कुल ही मतलब रॉक सॉलिड हो गई। देख रहे हो पीएसजी कितनी दोगली क्लब है। खैर अगर नेमार की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अभी अवेलेबल है नेमार को ज्वाइन करने के लिए, जो कि वो पैसा जो अभी पीएसजी मांग रही है 150 मिलियन का वो दे सकते हैं। जिनमें सबसे पहला ऑप्शन ऑफ कोर्स अल हिलाल का आ जाता है, बिकॉज सऊदी दे देगी भाई नेमार के लिए। दूसरा जो ऑप्शन आ जाता है वो एमएलएस की 2 क्लब्स आ जाती है, टोरंटो और ऑरलैंडो। ये दोनों क्लब्स आ जाती है एमएलएस की। और जो चौथा ऑप्शन है वो आ जाता है बार्सिलोना का। अब देखो बार्सिलोना 150 मिलियन ऑफ कोर्स नहीं दे सकती है बिकॉज ऑफ एफएफपी वाली जो सिनारियो है, बट लोन पर लेकर आ सकती है बार्सिलोना, उनके पास ये तो ऑप्शन है। और एक चीज तो तुम कह सकते हो कि जो स्पेनिश मीडिया है और मार्सा है उसमें स्पेशली चल रहा है कि बार्सिलोना अभी बहुत ज्यादा क्लोज है नेमार को साइन करने के लिए। अब ये बार्सिलोना का अपना है कहानी या फिर सऊदी का उनको हेल्प है ये पैसा जुटाने के लिए, ये चीज अभी क्लियर नहीं है। बट बार्सिलोना अभी बहुत ज्यादा मतलब क्लियर कंटेस्टेड चल रही है अभी नेमार को साइन करने के लिए। और तुम कह सकते हो कि फ्रंट रनर्स भी चल रहे हैं बार्सिलोना अभी नेमार को साइन करने के लिए। तो एक चीज तो तुम देख सकते हो कि नेमार अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पीएसजी छोड़कर जाएगा। अब कहां जाता है ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर ये था आज का नगमा। आज की प्रेजेंटेशन को यहीं एंड करते हैं। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और टॉपिक पर। इट्स स्वैगी साइनिंग आउट।